हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। I'm रोशनी गौतम और आज की क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो है इन्फ्लेशन। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इकोनॉमिक्स को टर्म्स को सिंप्लीफाई किया गया है मेरे द्वारा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है या आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक करा दीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आऊँगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंडियन इकोनॉमी के सारे टर्म्स मैं सिंप्लीफाई करूँगी स्टूडेंट, एज सिंपल एज मैं आपके लिए लेके आऊँगी। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे रिजल्ट हैं जो आप देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अभिपीडिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको कोर्स में मिलेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इसको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और A to Z मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लेशन और इसके टाइप क्या है। लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट। तो अभी हम कोविड-19 के बाद बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नाम सुनने को आ रहा है, महंगाई बहुत हो गई है। या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा आपने देखा होगा रेपो रेट अनचेंज किया गया है, ओके, या इंक्रीज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है बेसिकली, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बार बार मीटिंग होती है, या तो अनचेंज होता है या इंक्रीज होता है। और मैं अगर बताऊं तो दिसंबर 2022 से हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, तो इस टॉपिक को जान लेते हैं क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड है तो आ सकता है एग्जामिनर इससे क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन आप बोलेंगे महंगाई है। ओके मैम, महंगाई इन्फ्लेशन है, लेकिन इसके टर्म्स को समझते हैं। जब जनरल राइज इन प्राइस को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, मीन्स कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस को इन्फ्लेशन बोला जाता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड्स नॉट, या एक दिन प्राइस राइज हो गया तो हम इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, नो, लगातार कॉन्टिन्यूअस या जनरल राइज इन प्राइस जब होता है, ओके, तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस, ओके, इन्फ्लेशन या तो एक साल या एक महीने लगातार इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन, महंगाई बोला जाता है। अब क्यों होता है? या तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाता है, मनी मतलब कि फ्लो ज़्यादा हो जाता है। अब लोगों के पास इनकम है, तो इनकम है तो वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे तो इतनी रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई में ऑलवेज गैप होता है। जितनी तेज से डिमांड इंक्रीज होती है उतनी तेज से सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है। इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई में क्या है? गैप है। तो उसके लिए क्या हो जाता है? प्राइस इंक्रीज होता जाता है, और यही जब कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस होगा तो क्या होगा? महंगाई, और महंगाई है तो क्या है? इन्फ्लेशन है स्टूडेंट। तो मनी सप्लाई, आप सोचते होंगे ना कि आरबीआई क्यों नहीं प्रिंट कर लेता है ना, इतनी कमी है, इतनी गरीबी है, नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड और सप्लाई कम होता है, इट मीन्स कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है रिसोर्सेज से, तो भी इन्फ्लेशन हो सकता है। यस। अब इन्फ्लेशन से होता क्या है कि प्राइस इंक्रीज होती हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1997 ले लेते हैं ना, 1997 और अभी 2024 ले लेते हैं। मीन्स 1997 में आप लिख लीजिए 100 रुपये की, ₹100 की आप 4 लेयर ऑफ बर्गर्स खरीद पा रहे थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप एक ही लेयर ऑफ बर्गर्स खरीद पा रहे हैं। इट मीन्स क्या हो गया है? महंगाई हो गई। महंगाई क्यों? क्योंकि परचेजिंग, ओके, परचेजिंग पावर क्या हो गया है? कम हो गया है। यस, हमारी दादी नानी बोलती है ना कि हमारे टाइम में होता था,
तो हमारे टाइम मतलब कि पहले बहुत चीज़ आ जाती थी कम पैसों में, अब ज़्यादा पैसा देना होता है और कम चीज़ें आती हैं, कम थिंग्स आती हैं, कम रिसोर्सेज आती हैं। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में परचेजिंग पावर कम हो जाता है, इसको भी आपने नोट करना है। ओके, तो प्राइस एंड परचेजिंग पावर में इनवर्स रिलेशनशिप्स भी होते हैं, इसको भी नोट करेंगे। तो अगर इकोनॉमी में जनरल प्राइस राइज हो जाएगा या मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएंगी या डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाता है और इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अब कितना रेट तक इन्फ्लेशन नहीं होता है, बोलते हैं ना दाग अच्छे होते हैं, तो इन्फ्लेशन कुछ लिमिट तक सही होता है स्टूडेंट। कितने लिमिट तक? अगर इकोनॉमी में 2% से 6% के बीच में रहे तो इन्फ्लेशन ठीक है, लेकिन अबव 6% हो जाता है तो बहुत इन्फ्लेशन कंसर्न हो जाती हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट भी तो चाहिए, प्रोड्यूसर को भी तो प्रॉफिट चाहिए, फार्मर को भी तो प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए इन्फ्लेशन कुछ लिमिट तक सही है। लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाती है, महंगाई हो जाती है, राइट। तो ये है, चलिए इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं टेक्निकल वर्ड में और आपको लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सस्टेन, सस्टेन बोल लीजिए, सस्टेन कॉन्टिन्यूअस बोल लीजिए, लगातार बोल लीजिए, जनरल इन प्राइस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होती है? वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ओके, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। तो चार चीज़ मैं फिर से यहाँ पर नोट करवाऊंगी, चार चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है। क्या? इस चार चीज़ को जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो चार चीज़ देखिएगा। जनरल राइज इन प्राइस होगा, ओके, जनरल राइज इन प्राइस होगा, वेरी वन थिंग। सेकेंड, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन होता है। थर्ड, डिमांड जब ग्रेटर होता है सप्लाई से तो भी इन्फ्लेशन होता है। फोर्थ, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, ये चार चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन करेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेशन। एक इन्फ्लेशन हमने पढ़ा, उसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कब होता है? जब जनरल प्राइस जो होती हैं, ओके, जनरल प्राइस जो होती हैं वो डाउन होती हैं। तो कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस को हमने इन्फ्लेशन बोला, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन प्राइस को हम डिफ्लेशन बोलेंगे। यस स्टूडेंट, ये मनी सप्लाई, ओके, ये इस दौरान मनी सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो जो अपोजिट, जो हमने इन्फ्लेशन किया उसका उल्टा, उसका अपोजिट क्या हो जाता है? डिफ्लेशन। सिंपल, ऐसे याद रखना आपने। डिफ्लेशन, फॉल इन जनरल राइज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ओके, स्लोप क्या होगी? डाउन हो जाएगी। चल नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे डिसइन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, दोनों को लगता है ये सेम ही है मैम। नो, डिसइन्फ्लेशन है, ठीक है, और ये है डिफ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन मतलब गिरती हुई इन्फ्लेशन, ऐसे समझ आ रहा है तो इसको समझिएगा। डिसइन्फ्लेशन मीन्स रेट, दर, रेट, पेस जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है, मीन्स इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में बट रेट जो है वो कम हो रही है, राइट। ये है, मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं। इकोनॉमी में मान लीजिए फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। तो फरवरी में अगर 8% रेट ऑफ इन्फ्लेशन था तो मार्च में 7% रेट हो गया और अप्रैल में 6% हो गया। इट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है लेकिन 1% से इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई मीन्स प्राइस डिक्रीज हो रही है और इसी टर्म को हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब भी ऑप्शन में रेट दिखे तो इट मीन्स वो क्या है? डिसइन्फ्लेशन है, राइट। तो इसको आपने याद रखना है एंड क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये डिसइन्फ्लेशन, ये क्या है? टेम्परेरी स्लोइंग डाउन द पेस, पेस मीन्स रेट
प्राइस इन्फ्लेशन, और इसी टर्म को डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। डिस मीन्स डिक्रीज, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज, बट रेट कम हो रहा। ओके, इनको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको हम एक एग्जाम्स इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रही। तो ये था डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट टर्म देखेंगे स्क्यूफ्लेशन। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए जब भी हम यूपीएससी की बात करें या यूपीएससी जो भी कंडक्ट कराता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्यूफ्लेशन, स्क्यू समझिए, स्क्यू मतलब कुछ माइनर चीज होगी, मीन्स ओवरऑल प्राइस नहीं है, कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज की, सम पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर प्राइस है तो राइज है तो हम उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। मीन्स अगर ये जनरल है तो जनरल मीन्स इन्फ्लेशन बोल देंगे, लेकिन सभी नहीं है, सभी गुड्स या कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज नहीं है। सम गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स, सम गुड्स की जब प्राइस इंक्रीज होती हैं तो हम उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है, सब नहीं है, सिर्फ फूड की इन्फ्लेशन बहुत है, तो स्क्यूफ्लेशन हम बोल देते हैं, राइट। तो स्क्यूफ्लेशन जनरल प्राइस राइज ओवर अ सस्टेन पीरियड वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटी, तो इस टर्म को स्क्यूफ्लेशन बोल दिया है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे स्टैगफ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसको नोट करेंगे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग मतलब कि क्या है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है, ऐसा है। तो इन्फ्लेशन में, इसको पहले इन्फ्लेशन से रिलेट करेंगे स्टूडेंट। इन्फ्लेशन में क्या था कि इनकम थी, इनकम लोगों के पास थी, ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमी में, राइट, ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमी में और प्राइस इंक्रीज है, ठीक है। लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्याज इंक्रीज हो जाता है, मान लीजिए जो है अनियन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो कुछ लोग खरीदते हैं क्योंकि इनकम है, इनकम अगर है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन, जब इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाती है। इस दौरान क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है, ओके, ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन, फिर से समझिएगा, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। जहां पर प्राइस इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और ग्रोथ कांस्टेंट है तो उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्या बता रहा है। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होता है जब स्लो इकोनॉमी ग्रोथ होती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्टैग्नेशन, और इसके साथ इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में होती है, महंगाई भी होती है, तो स्टैगफ्लेशन। तो ऑप्शंस में आपने क्या देखना है, ऑप्शन में आपने इन्फ्लेशन, राइज इन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को देखना है और फिर एग्जाम क्वेश्चन को करेक्ट करना है। जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ तो उस क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन करेंगे और टर्म्स पूछा जाएगा तो ये सारे आपने टर्म्स, क्वेश्चंस, ऑप्शंस में देखना है, तो आपको इजी हो जाता है अप्रोच करना, आप सही, आपका जो करेक्शन है उसका ज़्यादा हो जाती है, राइट, ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेडलाइन। हेडलाइन के साथ साथ ही कोर इन्फ्लेशन होता है स्टूडेंट। हेडलाइन क्या होता है, जब ऑल गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही होती हैं, ऑल गुड्स प्राइस इकोनॉमी में जितनी भी है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, पेट्रोलियम है, गैस है, एवरीथिंग, तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहेंगे, ओके। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रिफर ऑल गुड्स इन द बास्केट, आपको पता है बास्केट ऑफ गुड लिया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ओके। जैसे सीपीआई की बात करें, हम देखेंगे किससे मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को, मेजर किससे किया जाता है, सीपीआई होता है, पीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, राइट। तो जब यहाँ पर गुड्स मेजर करते हैं और बास्केट में सारे गुड्स को देखा जाता है तो हम उसको हेडलाइन बोलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जहाँ आप फूड एंड एनर्जी,
ओके, फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं एंड देन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब बोलेंगे मैम हमने जो फूड और फ्यूल्स को हमने एक्सक्लूड क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो फूड एंड फ्यूल या पेट्रोलियम जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये बहुत, इनके प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। ओके, आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं फूड और एनर्जी की प्राइस, इसीलिए उसको एक्सक्लूड करके एंड देन इन्फ्लेशन निकाला जाता है, उसको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रिंकफ्लेशन। आजकल ये न्यू टर्म्स है, 1-2 साल से आपको श्रिंकफ्लेशन देखने को मिला है। आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपने जब भी चिप्स का पैकेट खोला, देखने में बहुत ज़्यादा बिग देखने में लग रहा था कि इसमें चिप्स बहुत होंगी। जब आप उसको खोलते हैं एंड देन बहुत कम क्वांटिटी होती है, तो आप देखने में तो बहुत था, लेकिन इसमें तो कुछ निकला ही नहीं, चिप्स के बहुत कम क्वांटिटी निकली। तो वो क्या है? वो है श्रिंकफ्लेशन। जब प्राइस टिकी रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, बट क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिड्यूस हो जाती हैं, तो हम उसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए चॉकलेट के साथ, डेयरी मिल्क के साथ मैं आपको बताती हूँ। डेयरी मिल्क, अगर 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क आपने देखा होगा तो पहले उस पर फॉइल लगा होता है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो फॉइल नहीं है। मिस क्वालिटी के साथ क्या हुआ? रिडक्शंस हुई हैं। जब क्वांटिटी के साथ रिडक्शंस, मतलब आपको क्या किया जाता है? इल्यूजन किया जाता है कि आपको लगेगा चीज़ वही है, लेकिन प्राइस तो वही है, सेम है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी कम कर देता है, तो इट मीन्स इधर देखें तो परचेजिंग पावर तो कम ही हो जाएगा, क्वांटिटी आप कम बाय कर रहे हो, तो उसको हम श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। और ये आजकल टर्म्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो श्रिंकफ्लेशन वो प्रैक्टिस होता है जहाँ पर रिड्यूसिंग करते हैं साइज ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और स्टिकर मतलब कि प्राइस सेम होता है, एंड इस टर्म को हम श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं, श्रिंक, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीडफ्लेशन। ये अभी टर्म्स आया है इन्फ्लेशन में, ग्रीड, लालच वाली इन्फ्लेशन, मतलब लालच की वजह से महंगाई हो रही। अब हुआ ये स्टूडेंट कि आफ्टर कोविड-19 प्रोड्यूसर ने बोला कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, उन्होंने कॉस्ट इंक्रीज करने को बोला, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया। मीन्स लालच की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट जो लगती है वो 100 रुपये लगी, है ना। इसमें जो प्रोड्यूसर है वो मार्जिन कॉस्ट अपना रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रख लेगा, तो 120 की क्या हो गई, ₹120 की एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गई। क्लियर है, सही है यहाँ पर, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट भी वो रखेगा, अपना प्रॉफिट भी तो रखेगा वो। लेकिन जहाँ पर कॉस्ट 100 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन कॉस्ट 100 रुपीज़ रख रहे हैं, ओके, मीन्स मार्केट में 200 रुपये की क्या आ रही हैं, 200 रुपये की प्रोडक्ट आ रही है, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन जब ज़्यादा रखा जाता है तो वो हो जाती हैं ग्रीडफ्लेशन। और अभी ये टर्म्स एमर्ज हुई हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं रियलिटी में बताती हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर ये लालच रुका नहीं, और भी ज़्यादा मार्जिन कॉस्ट रखा गया, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत देखने को मिला। और ये नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री मीन्स इंडिया में भी देखा गया कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीडफ्लेशन। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ओके, नॉर्मल इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में आता है उसको हम वेज प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट की वजह से अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसको हम प्रॉफिट प्राइस
स्पाइरल बोलेंगे। ओके, आज 100 रुपये की प्रॉफिट रखी, कल 110 रुपये की रखेंगे, कल 120, और ये लालच बढ़ता जाएगा। ओके, और जिसकी वजह से इकॉनमी में और इन्फ्लेशन होती रहेंगी। तो आजकल ग्रीडफ्लेशन सुनने को हमें दिख रहा है, तो इसको नोट करेंगे। तो ग्रीडफ्लेशन क्या होगा? जब एक्सेसिव ग्रीड, लालच की वजह से स्पेकुलेशन मतलब कि आगे बहुत महंगाई होगी, स्पेकुलेट कर लेते हैं। ओके, स्पेकुलेशन की वजह से क्या होता है? प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर देते हैं। कौन? प्रोड्यूसर। तो उसको हम ग्रीडफ्लेशन बोलते हैं, राइट? ये है। नेक्स्ट हम टर्म देखेंगे रीफ्लेशन। रीफ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जहां पर जब इकोनॉमी डाउन होती। ओके, इकोनॉमी डाउन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिंग इंक्रीज होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है तो इसको अप करना है, और अप प्राइवेट सेक्टर कर नहीं सकती तो पब्लिक सेक्टर को आना होता है ताकि इकोनॉमी अप हो। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं, राइट, पब्लिक एक्सपेंडिचर होंगी। सेकेंड, मनी सप्लाई इंक्रीज कर देती, ओके, जिसकी वजह से नॉर्मल इकोनॉमी अप तो हो जाती है, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 आया, जो गवर्नमेंट है वो डीबीटी करने लगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कुछ पैसे। अब जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? इनकम है तो वो डिमांड करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट भूल गई कि सप्लाई भी इंक्रीज करनी होगी आपको, तो सप्लाई तो कांस्टेंट रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया? इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो रीफ्लेशन वो सिचुएशन होता है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि इकोनॉमी को अप करना है। ओके, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या हो जाती हैं? रीफ्लेशन इकोनॉमी आती हैं, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करना है, अप करना है, डाउन है अप करना है। ओके, रीफ्लेशन, डिफ्लेशन है, अप करना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, मनी सप्लाई इंक्रीज करती हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाता है, जो कि अभी भी अगर हम देखें सिचुएशन तो यही हो रहा है स्टूडेंट, आप रिलेट कर सकते हैं, राइट? ये था। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब रेट्स होते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया 2 to 6% रेट ठीक है, लेकिन इससे अबव होता है तो इन्फ्लेशन का कंसर्न है। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज को रूल्स, रेगुलेशंस, रिफॉर्म्स बनाने चाहिए तो कंट्रोल करें, नहीं तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब जिम्बाब्वे की केस करें, उनके पास डुअल करेंसी चलती है, मीन्स उनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया और वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो गई? कम हो गई। वहाँ पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 50% है स्टूडेंट। यस, ये रियलिटी है, आप जाके सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन है वो कौन सी कंट्री है? वो जिम्बाब्वे है। ओके, वो है हाइपर इन्फ्लेशन, उसको देखा जाता है। तो 4 प्रकार के हैं, एक एक करके देखते हैं। जहाँ पर इकोनॉमी 3% तक अगर इन्फ्लेशन होती है तो हम उसको क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। 3% ऑफ इन्फ्लेशन, 0 to 3%, माइल्ड है, नॉर्मल है, ठीक है, और रहना भी चाहिए इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन जब होगा जब इकोनॉमी में 3 to 10% होंगी, ठीक है, ये है। ग्लैपिंग इन्फ्लेशन जब अबव 10%, इसको डबल डिजिट इन्फ्लेशन के नाम से भी हम जानते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन जहां पर इकोनॉमी में 50% जब प्राइस इंक्रीज हो जाती हैं तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और 2 ऐसी कंट्री हैं, जिम्बाब्वे, सेकंड कंट्री अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके, ये है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप हमने देख लिया स्टूडेंट। होप आप सभी को सारे टर्म्स समझ आए। स्टैगफ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जामिनर इससे सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप उसको जरूर करके जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट आज की प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन। ऑप्शंस है, इट हैपन व्हेन अ इकोनॉमी फेस स्टैग्नेंट ग्रोथ एज वेल एज presently high inflation. The purchasing power of consumer is not affected by stagflation. Which of the statement is are correct? 2 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन। अगर आपको स्टैगफ्लेशन कंसेप्ट समझ आया तो इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे, देखते हैं आपको समझ आया या नहीं आया।
आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट। यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्स को बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाएंगे। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नए टर्म के साथ। आप सभी का थैंक यू, ऑल द बेस्ट।